बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग बायोमोलिक्यूल्स देख रहे थे और आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, पॉलीमर्स। ये चैप्टर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप नीट में देखें तो हर साल इससे भी एक क्वेश्चन आता है। 2020 में भी नीट में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, जिसको भी क्लास हम डिस्कस भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, पॉलीमर्स। तो सबसे पहले पॉलीमर की डेफिनेशन क्या है। पॉली का मतलब बहुत सारे, पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट। तो बहुत सारे जो यूनिट्स हैं जब ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, और जो प्रोडक्ट है उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। अगर दो सेम मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो ऐसे केस में जो स्पीशीज बनता है उसको हम बोलते हैं डाइमर। अगर तीन सेम मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्राइमर। और अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स किसी तरह के बॉन्ड से आपस में कंबाइन कर जाएं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। तो इसमें सबसे पहला डेफिनेशन है, द वर्ड पॉलीमर इज कॉइन्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पॉली एंड मर। पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट। बहुत सारे यूनिट्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वहाँ से पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। द टर्म पॉलीमर इज डिफाइंड एज वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास। ये जो आपका पॉलीमर जो आपका टर्म है, इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो बहुत लार्ज एटॉमिक वेट के मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करे, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं पॉलीमर्स। These are also referred as मैक्रोमोलिक्यूल्स। इनको मैक्रोमोलिक्यूल्स ही बोलते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका साइज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट मिलकर काफ़ी बड़ा यूनिट बना लेते हैं। लगभग 1000-2000 तक जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में मिल जाते हैं और ये बड़े मॉलिक्यूल्स, लार्ज एंड जायंट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिनको पॉलीमर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनका जो एटॉमिक वेट होता है या जो एटॉमिक मास होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है। 103 to 107 माइक्रोन होता है। और जैसा कि अभी बताया मैंने कि लगभग 1000 से लेकर 1500 तक जो मोनोमेरिक यूनिट्स है ये कंबाइन करती हैं। सुपर लार्ज जो पॉलीमर बनते हैं उनमें 10,000-30,000 तक भी जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में कंबाइन करते हैं और पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, द रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम सम सिंपल एंड रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स नोन एज मोनोमर्स। जो रिपीटिंग यूनिट्स होती है जो आपस में कंबाइन करती हैं, इनको हम बोलते हैं मोनोमर्स। तो मोनोमर्स जो है ये आपस में जुड़ते जाते हैं किसी भी बॉन्ड से। अब बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो सकता है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से अब साउंड क्लियर आएगी, ठीक ना। साउंड मेरे ख्याल से जैकेट के कारण जो है थोड़ा दिक्कत हो रही थी। तो स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ पे हमने छोड़ा। ये जो आपके रिपीटिंग यूनिट्स हैं जिनको हम मोनोमर बोलते हैं, तो मोनोमर जो है ये आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके जो है ये तो ये कंबाइन करके लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिनको हम बोलते हैं पॉलीमर्स। मोनोमर्स जो है ये एक दूसरे से जनरली कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कोवेलेंट बॉन्ड हो, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जो है लिंक कर सकते हैं और लिंक करके ये लार्ज मॉलिक्यूल जिनको पॉलीमर बोलते हैं ये फॉर्म करते हैं। अब इस पूरे पैराग्राफ को अगर मुझे एक लाइन में समराइज करना है तो यहाँ पर इस तरह से दिया है कि जो आपका मोनोमर है, ठीक है ना, ये एन मोनोमर्स आपस में कंबाइन करके पॉलीमर बनाते हैं
और पॉलीमर जो होगा ये AN टाइप का बनेगा। जैसे बहुत कॉमन सा नाम है पॉलीथीन, आप सबने सुना होगा और देखा भी होगा, ठीक है ना, पॉलीथीन सबके घरों में होता है। तो पॉलीथीन जो है ये ईथीन से बना हुआ है, ठीक है ना। ईथीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में कंबाइन करके पॉलीथीन का फॉर्मेशन करते हैं और लार्ज जायंट पॉलीमर्स का यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये था इसका डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। ये जो पॉलीमर्स होते हैं ये किस तरह से क्लासिफाइड है, तो इसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स। सोर्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन, और सोर्स के बेसिस पर ये तीन तरह के हैं। एक है नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर मतलब जो नेचर में हमें मिलता है। दूसरा है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक मतलब कि नेचुरल पॉलीमर से अगर हम कोई पॉलीमर बना रहे हैं तो उसको बोलेंगे सेमी सिंथेटिक। और सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर मतलब ऐसा पॉलीमर जो सिर्फ लैब में ही बनाया जाता है, जैसे पॉलीथीन वगैरह है तो ये सब लैब में बनाते हैं, नेचुरल पॉलीमर नहीं है, तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। तो तीन तरह के पॉलीमर्स है, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। तो तीनों की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। दीज पॉलीमर्स, नेचुरल पॉलीमर जो है ये कैसे पॉलीमर है, तो दीज पॉलीमर्स आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे कुछ कॉमन एग्जांपल इसके, तो प्रोटीन, भाई पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो प्रोटीन है, ठीक है ना, तो प्रोटीन जो है ये पॉली पेप्टाइड्स से फॉर्म होता है। इसी तरह से सेल्यूलोज, आपको याद होगा सेल्यूलोज जो है ये आपका जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का एक पॉलीमर है जिसमें C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। इसके बाद स्टार्च, आपको याद होगा कि जो स्टार्च है इसमें दो तरह के पॉलीमर होते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, ठीक है ना, दोनों हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो स्टार्च भी आपका एक नेचुरल पॉलीमर है। इसके अलावा कुछ रेजिन्स हो सकते हैं, रबर, और इस साल 2020 में जो क्वेश्चन आया है वो रबर के ऊपर आया है, ठीक है ना, तो रबर भी हम बहुत डिटेल में भी देखने वाले हैं। तो रबर भी जो है एक नेचुरल पॉलीमर है, हालांकि रबर को वल्कनाइज भी किया जाता है, और रबर जो है आपका ये सिंथेटिक रबर भी हमें मिलता है, हम बना सकते हैं रबर को। जो टायर्स वगैरह होते हैं ना, बस या ट्रक के जो टायर्स होते हैं आपने देखा होगा, तो ये जो टायर्स होते हैं ये सिंथेटिक रबर के बने होते हैं, ठीक है, नेचुरल रबर नहीं होते। तो रबर को भी अभी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर किसको बोलते हैं, ऐसे पॉलीमर जिनको नेचुरल पॉलीमर के हेल्प से बनाया जाए उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। तो सेलुलोज डेरिवेटिव्स एज सेलुलोज एसीटेट, जिसको रेयन बोलते हैं, और सेलुलोज नाइट्रेट एटसेट्रा आर द यूजुअल एग्जांपल ऑफ दिस सब कैटेगरी। वैसे खैर यहाँ तो केवल एग्जांपल ही लिखा है, लेकिन सेमी सिंथेटिक पॉलीमर हम किसको बोलते हैं, ऐसे पॉलीमर्स जिनको नेचुरल पॉलीमर के हेल्प से बनाया जाए, ऐसे पॉलीमर को हम लोग बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। और लास्ट आता है सिंथेटिक पॉलीमर। तो सिंथेटिक पॉलीमर मेरे ख्याल से आप सब समझ गए होंगे, नाम से तो चला सिंथेटिक पॉलीमर, जिसको लैब में बनाया जाए उसको हम क्या बोलेंगे, सिंथेटिक पॉलीमर। तो सिंथेटिक पॉलीमर बहुत सारे हैं, ब्यूना एस है, ब्यूना एन है, तो इस साल क्वेश्चन भी इसी पे आया था। ब्यूना एस जो है आपका ये एक सिंथेटिक रबर होता है। तो अ वैरायटी ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक नेचर में तो आपको मिलता नहीं है, प्लास्टिक जो है ये लैब में बनाया जाता है, मैन मेड चीज़ है। सिंथेटिक फाइबर्स हैं, नायलॉन 6 जैसे आपने देखा ना, नायलॉन के कई बार कपड़े उपड़े जो आते हैं ना नायलॉन के, तो ये सब भी सिंथेटिक मटेरियल्स हैं, नेचर में नहीं मिलते हैं, ठीक ना। सिंथेटिक रबर हो गया, जो टायर वगैरह देखते हैं ना, ट्रक के जो टायर्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक है ना, तो ये सब आपके सिंथेटिक रबर्स हैं, नेचर में वो नहीं मिलता है, हमें बनाते हैं इसको। तो आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड पॉलीमर्स एक्सटेंसिवली यूज्ड इन डेली लाइफ एज वेल एज इन इंडस्ट्री। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। अब थोड़ा ध्यान देंगे, यहां से बेसिकली टॉपिक शुरू हो रहा है हमारा, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर अगर आप बात करेंगे तो पॉलीमर तीन टाइप का होता है। एक आपका लीनियर पॉलीमर, दूसरा आपका ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, और तीसरा आपका क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर, ठीक है ना। तीनों क्या है एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है लीनियर पॉलीमर। तो लीनियर पॉलीमर किसको बोलते हैं, ऐसे पॉलीमर जो एक स्ट्रेट चेन फॉर्म करे, ठीक है ना, स्ट्रेट चेन फॉर्म करे, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलीमर। जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन दो टाइप की होती है, अभी हमारा एक टॉपिक शुरू होगा अभी थोड़ी देर में, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन दो टाइप की होती है, एक होती है लो डेंसिटी, एक होती है हाई डेंसिटी। तो हाई डेंसिटी की जो पॉलीथीन होती है ये एक लीनियर पॉलीमर होती है। इसी तरह से पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब जो पॉलीमर से लीनियर है। तो जैसा कि यहाँ नीचे एक डायग्राम में आप देख सकते हैं, लीनियर पॉलीमर में क्या होता है,
लीनियर पॉलीमर में ये जो मोनोमेरिक यूनिट होते हैं ये एक लाइन में या एक सिंगल चेन में अरेंज होते हैं, ठीक ना। दूसरा है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स। ब्रांच्ड चेन पॉलीमर का मतलब ऐसे पॉलीमर जिनमें ब्रांचिंग हो, ठीक है ना, साइड में ब्रांचिंग भी मिले, ऐसे पॉलीमर को हम लोग बोलते हैं ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स। तो डेफिनेशन यहाँ पे क्लियरली लिखा है, दीज पॉलीमर्स कंटेन लीनियर चेन्स हैविंग सम ब्रांचेस। लो डेंसिटी पॉलीथीन हो गई, ठीक है ना, ये तो अपना एक टॉपिक है, अभी डिटेल में देख रहे हैं इसको। एमाइलोपेक्टिन हो गया, आपको याद होगा लास्ट क्लास में बायोमोलिक्यूल में हमने एमाइलोपेक्टिन देखा था। नेचुरल रबर हो गया, तो ये सब आपके ब्रांच्ड पॉलीमर में आते हैं। तो देखो ये ब्रांच्ड पॉलीमर क्या है, यहाँ पे जो मोनोमेरिक यूनिट है तो इस तरह से मोनोमेरिक यूनिट इस तरह से चलती चली जाएगी और साइड में ब्रांचिंग भी होगा, ठीक है ना, इस तरह से साइड में क्या होगा, ब्रांचिंग भी होगा। तो ऐसे केस में इसको हम बोलते हैं ब्रांच्ड पॉलीमर। और लास्ट है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में क्या होता है कि जैसे आपकी एक चेन ये हो गई, दूसरी चेन ये हो गई और ये आपस में लिंक्ड है, ठीक है ना, तो इसको क्रॉस लिंक बोलते हैं। दीज आर यूजुअली फॉर्म्ड फ्रॉम बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल ग्रुप, जैसे पॉलिएस्टर या पॉलीमाइड्स जो है ये आपके क्रॉस लिंक पॉलीमर में आते हैं। एंड कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर चेन्स। बेकेलाइट मेलामाइन रेजिन्स इसके एग्जांपल है। बेकेलाइट प्लास्टिक आप लोग देखते होंगे, जो कुकर देखते हैं ना आप लोग, प्रेशर कुकर, उसका जो हैंडल होता है तो वो हैंडल बेकेलाइट से बनता है। तो बेकेलाइट हो गया या मेलामाइन रेजिन हो गया, तो ये सब जो है क्रॉस लिंक पॉलीमर है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको समराइज कर देता हूँ। लीनियर पॉलीमर क्या होता है कि अगर सारे मोनोमेरिक यूनिट एक सीधी लाइन में है, ठीक ना, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं लीनियर पॉलीमर। ब्रांच्ड चेन पॉलीमर क्या होता है, अगर सारे जो मोनोमर्स हैं इस तरह से एक सीधी लाइन में है और यहाँ पे ब्रांचिंग है इस तरह से, ठीक ना, इस तरह से ब्रांचिंग है, तो ऐसे केस में इसको बोलते हैं ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। और क्रॉस लिंक पॉलीमर कैसा होता है, तो यहाँ पे इस तरह से कई सारे चेन्स होते हैं, मोनोमर्स इस तरह से जुड़े होते हैं लाइन से, और ये आपस में इस तरह से क्रॉस लिंक्ड होते हैं, किसी तरीके के बॉन्ड से आपस में क्या होंगे, क्रॉस लिंक्ड होंगे, या कोई लिंकेज भी हो सकता है, जैसे यहाँ ऑक्सीजन लिंकेज या सल्फर का लिंकेज भी इस तरह से हो सकता है। तो इसको बोलते हैं क्रॉस लिंक या नेटवर्क पॉलीमर। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है ना। कल्पना कुछ पूछ रही है, क्या एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ पढ़ना है? देखो एनसीईआरटी में आपका जो पॉलीमर है चैप्टर है सफिशिएंट दिया हुआ है, सफिशिएंट अमाउंट में उसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। और आज तक अगर नीट में क्वेश्चन देखेंगे आप तो एनसीईआरटी से ही पूछा गया, उसके बाहर आया नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी के बाहर से भी कई बार क्वेश्चन आता है, तो एनसीईआरटी के बाहर का जो पोर्शन है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, थोड़ा बहुत जो आपको पता होना चाहिए वो हम यहाँ देख लेंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी आप पढ़ लें तो इतना सफिशिएंट रहेगा, ठीक है ना। मीनू भी यही पूछ रही है, सर एनसीईआरटी पढ़ ले तो सफिशिएंट है। बिल्कुल मीनू, एनसीईआरटी जो है उसमें जितना कंटेंट दिया है उतना आप पढ़ ले, इसके अलावा जो यहाँ मैं बता रहा हूँ वो आप समझ ले तो इतना सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोनोमर यूनिट। मोनोमर के बेसिस पर भी क्लासिफाई किया गया है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, मोनोमर के बेसिस पर जो पॉलीमर्स हैं इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर, ठीक है ना। ये टर्म हम कई बार यूज करेंगे। होमोपॉलीमर आप किसको बोलेंगे? होमोपॉलीमर क्या होते हैं? होमोपॉलीमर मतलब ऐसे पॉलीमर्स जिसमें एक ही मोनोमर हो, ठीक है ना। एक ही मोनोमेरिक यूनिट अगर प्रेजेंट हो, एक ही मोनोमर से कोई पॉलीमर बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे होमोपॉलीमर। लेकिन अगर एक से ज्यादा मोनोमर है, जैसे दो अलग अलग मोनोमर से एक कोई पॉलीमर बन रहा है, जैसे पॉलिएस्टर वगैरह है, ठीक है ना, तो दो अलग अलग मोनोमर से अगर कोई पॉलीमर बन रहा है तो उसको बोलते हैं कोपॉलीमर। एग्जाम्पल क्या है, तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इथीन। इथीन का स्ट्रक्चर आप सब जानते हैं। इथीन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको इथीन बोलते हैं, ठीक है ना। ये एक मोनोमर है। इसका जब पॉलीमराइजेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ जिगलर नेटा कैटलिस्ट, ठीक है ना, अभी थोड़े समय में आ रहा है हमारे पास, तो इसका जब पॉलीमराइजेशन होता है तो ये CH2 और यहाँ पर ये इस तरह से यूँ समझ सकते हो आप कि यहाँ ये रेडिकल में टूट जाता है और ये जो रेडिकल्स है ये कंबाइन करने लगते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे CH2 और ये इस तरह से पॉलीमराइज होने लगता है। यहाँ पे जो N की वैल्यू होती है ये 1000 से लेकर 1500 इस तरह से ये वेरी करती है। तो यहाँ पे जो पॉलीमर बना है इसको हम बोलेंगे पॉलीथीन, ठीक है ना, इसको आप क्या बोलेंगे? पॉलीथीन। अब एक बात बताओ, इस पॉलीमर में कितने मोनोमर इन्वॉल्व हैं? एक मोनोमर या दो मोनोमर या तीन, कितने मोनोमर इन्वॉल्व है? तो ये जो पॉलीमर है ये केवल एक मोनोमर से ही बना हुआ है, इथीन से।
तो ऐसे पॉलीमर जो केवल एक मोनोमर से ही बने हुए हो, ऐसे पॉलीमर को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर। ठीक है ना। इसी का नेक्स्ट एग्जांपल है विनाइल क्लोराइड। अब ये सब पॉलीमर मैं एक बार इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं, ये नाम आपको याद होना चाहिए क्योंकि मैं आगे फिर डायरेक्ट बोलूंगा पॉलीविनाइल क्लोराइड या पीवीसी, इस तरह से डायरेक्ट नाम लेंगे। तो जो विनाइल क्लोराइड है ये आपका हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, तो इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। ठीक है ना भाई, विनाइल पोजीशन पे Cl लगा है तो इसको बोलेंगे विनाइल क्लोराइड। और जब ये पॉलीमराइज करता है, तो जब ये पॉलीमराइज करेगा तो यहां से ये बनाएगा CH2 CH Cl और यहां भी बॉन्ड और यहां पे बस N आ जाएगा और इस पॉलीमर का नाम पड़ जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, शॉर्ट में इसको बोलते हैं PVC। ठीक है ना, ये नाम आप लोगों ने अक्सर सुना होगा PVC। PVC के पाइप्स वगैरह बनते हैं, इस प्लास्टिक होता है ये, तो इसके पाइप्स वगैरह बनाए जाते हैं PVC के, है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके बाद नेक्स्ट है एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल जो मोनोमर है आपका, तो यहां पे अपने पास CH3C, ठीक है ना, पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे CH2 आएगा। तो यहाँ पे अपने पास एक्राइलोनाइट्राइल है, तो यहाँ पे अपने पास जो है CH2, ठीक है ना, तो ये आपका हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे साइनाइड है, 3 कार्बन है। ठीक ना, तो एक्राइल ग्रुप, एक्राइल मतलब होता है 3 कार्बन प्लस 1 पाई बॉन्ड, तो इसको एक्राइल ग्रुप बोलते हैं। तो ये आपका एक्राइलोनाइट्राइल है। इसका जब पॉलीमराइजेशन होता है तो यहां से अपने पास बनता है CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CN, ठीक है, और ये इस तरह से पॉलीमराइज कर जाता है, एक्राइलोनाइट्राइल का फॉर्मेशन होता है। इसका नाम हो जाएगा पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, शॉर्ट में इसको PAN भी बोलते हैं। ठीक है, इस पॉलीमर को क्या बोलते हैं? PAN। और ये जो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल है, इससे वुल वगैरह बनाते हैं। ठीक है ना, वुल जो है ना, ये इससे बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछ और बात करते हैं। स्टाइरीन, ये सब कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमें याद रखने हैं। स्टाइरीन जो है, इसका फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे PH, तो इसको हम बोलते हैं स्टाइरीन। स्टाइरीन जो है जब पॉलीमराइज करता है तो यहाँ से पॉलीस्टाइरीन बनता है, CH2CH, यहाँ पे अपने पास PH और इस तरह से यहाँ पे N, इसको पॉलीस्टाइरीन बोलते हैं। पॉलीस्टाइरीन के कुछ कपड़े वगैरह भी मिलते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा पॉलीस्टाइरीन। तो पॉलीस्टाइरीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरोइथीन जो है, ये C डबल बॉन्ड C FF, यहाँ भी F और F, जब ये पॉलीमराइज करता है तो यहाँ से टेफ्लॉन का फॉर्मेशन होता है। ये आपका इस तरह से फ्लोरीन, फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन, और आपके पास इस तरह से N, इसको टेफ्लॉन बोलते हैं। इस पॉलीमर का नाम क्या है? टेफ्लॉन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर आपको मैं दिखा रहा हूं। ये सब जो पॉलीमर्स हैं इनको होमोपॉलीमर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सिर्फ एक मोनोमर यूनिट ही इन्वॉल्व हुआ है, तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर। क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन जो है आपका, ये आपका CH2 डबल बॉन्ड C Cl CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, तो ये इसको बोलते हैं क्लोरोप्रीन। और क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से CH2C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2, ठीक, और यहाँ पे Cl। तो ये जो क्लोरोप्रीन है, जब ये पॉलीमराइज करता है तो यहाँ से जो पॉलीमर बनता है इसको बोलते हैं नियोप्रीन। ठीक है ना, सो हम क्या बोलेंगे? नियोप्रीन। और लास्ट है मिथाइल एक्राइलेट। तो मिथाइल एक्राइलेट जो है, अगेन यहाँ पे 3 कार्बन है, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे अपने पास C डबल बॉन्ड OMe, तो इसका नाम है मिथाइल एक्राइलेट। और जब मिथाइल एक्राइलेट आपका पॉलीमराइज करता है तो यहाँ पे CH2, यहाँ पे अपने पास आएगा CH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OMe, और ये इस तरह से पॉलीमराइज कर जाएगा और इसका नाम हो जाएगा पॉलीमिथाइल एक्राइलेट। ठीक है ना, PMA नाम है शॉर्ट में इसका। तो ये हो जाएगा पॉलीमिथाइल एक्राइलेट। तो यहाँ से पॉलीमिथाइल एक्राइलेट का फॉर्मेशन होगा, शॉर्ट में इसको PMA बोलते हैं इस पॉलीमर को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले बात की होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर ऐसे पॉलीमर है जिसमें केवल एक मोनोमर प्रेजेंट हो। ठीक, दूसरे टाइप के जो पॉलीमर है इसको हम बोलते हैं कोपॉलीमर। कोपॉलीमर क्या है? व्हाट आर कोपॉलीमर्स? ऐसे पॉलीमर्स जो 2 प्रकार के मोनोमर यूनिट से बने हो। ठीक है ना, 2 मोनोमर अगर उनमें इन्वॉल्व हो तो ऐसे पॉलीमर को आप बोलते हैं कोपॉलीमर। ठीक, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन।
जिसको बेकेलाइट भी बोलते हैं। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? फिनॉल का फॉर्मूला होता है PHOH। और फॉर्म एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्म एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है ये आपका है HC++OH, इस तरह का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि इसमें यहाँ से H2O, ठीक है ना, यहाँ से H2O, इसका 2H और इसका O, H2O निकल जाता है, ठीक है ना, और यहाँ से फिनॉल फॉर्म एल्डिहाइड रेजिन बनता है जिसको बेकेलाइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेकेलाइट। अब इसका स्ट्रक्चर देखना है हमें, ठीक है ना। अभी इसका स्ट्रक्चर, बेकेलाइट अपना पूरा एक टॉपिक है, तो इसमें जो है इसका 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। फिनाइल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनता है। इसका एक और नाम है, इसको बोलेंगे फिनाइल फॉर्म एल्डिहाइड रेजिन, ठीक है, फॉर्म एल्डिहाइड रेजिन। तो फिनाइल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन यहाँ पे फॉर्म होता है। अच्छा, ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरीन। तो ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरीन जो है आपका, जब ये यहाँ पे बनेगा तो ब्यूटाडाइन आप सब जानते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, इसको ब्यूटाडाइन बोलते हैं। और इसकी रिएक्शन जब स्टाइरीन के साथ होती है, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH और PH, ठीक, तो ये दोनों मिलकर पॉलीमराइज करते हैं। और जब पॉलीमराइजेशन होगा तो कुछ इस तरह से आपको पॉलीमर मिलेगा। CH2, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे अपने पास जो है सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास CH PH, और ये इस तरह से पॉलीमराइज कर जाएगा यहाँ पे N, ठीक। इसका नाम है ब्यूना S, ठीक ना। इस पॉलीमर का नाम क्या है? ब्यूना S। अब एक बात बताओ, आप सबसे मेरा क्वेश्चन है कि ये जो ब्यूना S है ये होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है? तो ब्यूना S जो है ये कौन सा पॉलीमर है आपका? कोपॉलीमर है, क्योंकि इसमें 2 मोनोमर यूनिट जुड़े हुए हैं। अब देखो 2 मोनोमर यूनिट आपको दिए गए हैं, तो आपसे पूछेगा भाई पॉलीमर बनाओ, ठीक है ना। तो कैसे बनाओगे? शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको। आप क्या करो, यहाँ जो पाई बॉन्ड्स है इसको रेडिकल रेडिकल में तोड़ दो। यहाँ पे ये जो आपका पाई बॉन्ड है इसको रेडिकल रेडिकल में तोड़ देंगे, और यहाँ भी इसको रेडिकल रेडिकल में तोड़ देंगे, ठीक है ना। यहाँ का रेडिकल और यहाँ का रेडिकल पाई बॉन्ड बना लेगा, ये रेडिकल फर्दर पॉलीमराइज कर जाएगा, और ये वाला रेडिकल इससे जुड़ जाएगा, और यहाँ रेडिकल फर्दर आगे पॉलीमराइज कर जाएगा। तो इस तरह से इसका एक स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा, समझ में है ना। तो इस तरह से पॉलीमराइजेशन करवाया जाता है। मैकेनिज्म भी रेडिकल से इस तरह से प्रोपेगेट करती है। अच्छा, इसके बाद ब्यूटाडाइन प्लस एक्राइलोनाइट्राइल। तो ब्यूटाडाइन का फॉर्मूला सब जानते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, इसको ब्यूटाडाइन बोलते हैं। और इसकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CN, इसका नाम है एक्राइलोनाइट्राइल। तो एक्राइलोनाइट्राइल से करवाते हैं तो यहाँ से अपने पास CH2 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे अपने पास CH2 CH, यहाँ पे अपने पास क्या आएगा CN, साइनाइड, और ये इस तरह से पॉलीमराइज कर जाएगा N, ठीक है। और इसमें इसका जो नाम है, इसका नाम पड़ जाता है ब्यूना N। क्या नाम है इसका? ब्यूना N। ब्यूना N नाम है इस पर्टिकुलर पॉलीमर का, और ये भी आपका कोपॉलीमर है जिसमें 2 मोनोमेरिक यूनिट हमें साफ साफ दिख रही है। नेक्स्ट है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, तो इसमें एक तो आपका हो गया यूरिया, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है ना, इसको यूरिया बोलते हैं। और दूसरा है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड जो है ये आपका C डबल बॉन्ड O H2, इसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। तो इसमें देखो होता क्या है कि यहाँ से H2 और यहाँ से O, कंडेंसेशन पॉलीमर है, H2O यहाँ से निकाल देना है। तो बेसिकली यहाँ से जो आपका पॉलीमर बनता है तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ से अपने पास N आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास जो है N डबल बॉन्ड, ठीक है ना, यहाँ से आपने इसको निकाल दिया तो यहाँ से आपके पास CH2, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ भी अपने पास जो है NH, यहाँ भी H आएगा, और यहाँ पे अपने पास CH2, और ये इस तरह से पॉलीमराइज करता चला जाता है, N यूनिट इसके बन जाएंगे, और इसका नाम है UF, या इसका जो फुल फॉर्म है ये है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, शॉर्ट में इसको UF लिखते हैं। ये भी आपका कोपॉलीमर है, और इस कोपॉलीमर में एक आपका यूरिया है और दूसरा अपना क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। मेलामाइन जो है ये आपका जो है इसको मेलामाइन बोलते हैं। इस तरह से ये एरोमेटिक कंपाउंड है NH2, यहाँ पे अपने पास NH2, और ये आपका हो गया NH2, इसको बोलते हैं मेलामाइन, ठीक। मेलामाइन की रिएक्शन जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ होती है तो ये दोनों इस तरह से पॉलीमराइज करते हैं। बेकेलाइट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसका भी लार्ज स्ट्रक्चर होता है।
नाइट्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे NH, ये आपका CH2, ठीक, यहाँ पे अपना NH और ये आपका जो है इस तरह से CH2 और ये आपका हो गया NH और ये आपका हो गया CH2 और ये इस तरह से पॉलीमराइज कर जाता है, ठीक है ना। इसके भी N यूनिट्स बनेंगे, तो इसको बोलते हैं मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। इसका नाम है मेलामाइन फॉर्मएल्डिहाइड रेजिन। तो मेलामाइन फॉर्मएल्डिहाइड रेजिन का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ एग्जांपल आपके सामने मैंने दिए कोपॉलीमर के, ठीक है ना। अभी मैं बस आपको कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ। दो तरह के पॉलीमर हमने देखे, एक है होमोपॉलीमर, एक है कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर किसको बोलते हैं? अगर एक ही मोनोमर यूनिट जुड़ा हो उस पॉलीमर में तो उसको होमोपॉलीमर बोलेंगे। और कोपॉलीमर किसको बोलेंगे आप? कि अगर दो मोनोमर यूनिट अगर जुड़े हो तो ऐसे केस में उसको क्या बोलेंगे आप? कोपॉलीमर बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। पॉलीमराइजेशन किस प्रोसेस से हुआ है इस पर भी क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहला है एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर क्या है? अगर दो मोनोमर्स चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, अगर आपस में ऐड हो रहे हैं और कुछ निकल नहीं रहा है, मतलब कोई मॉलिक्यूल या कोई एटम एलिमिनेट नहीं हो रहा है, सिर्फ वो लोग आपस में जुड़ जा रहे हैं, तो ऐसे केस में उसको बोलते हैं एडिशन पॉलीमर। सबसे सिंपल एग्जांपल है इथीन। ये आपका इथीन हो गया, ठीक है ना। इथीन मॉलिक्यूल जुड़ते चले गए और क्या बन गया? पॉलीथीन बन गया। अच्छा, ये कैसा पॉलीमर है? होमोपॉलीमर है, ठीक है ना। अब इसमें ये बताओ, जब दो मॉलिक्यूल जुड़े तो कुछ एलिमिनेट हुआ क्या? कुछ एलिमिनेट तो नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ एडिशन हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे पॉलीमर को आप क्या बोलते हैं? एडिशन पॉलीमर। तो यहाँ पे इसके डेफिनेशन में रीड कर दे रहा हूं। द एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय repeated addition of monomer molecules possessing double or triple bonds. For example, formation of polythene from ethene and polypropene from propene. जैसे ये आपका यहाँ पे खैर दूसरा एग्जांपल है 1,3-ब्यूटाडाइन है। तो 1,3-ब्यूटाडाइन भी जब स्टाइरिन के साथ ऐड होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर अपने पास जो है इस तरह से यूँ समझो, इसको रेडिकल रेडिकल में तोड़ दो और इसको भी रेडिकल रेडिकल में तोड़ दो। ये वाला रेडिकल इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, ठीक है ना। ये आगे पॉलीमराइज कर जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा, ये उधर कंबाइन कर जाएगा। तो यहाँ पर ये ऐड हो रहे हैं और ऐड होके पॉलीमराइज होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसको इस तरह से जो पॉलीमर बनता है इसको बोलते हैं एडिशन पॉलीमर। However, the addition polymers formed by polymerization of single monomeric species are known as homopolymers. अगर एक ही स्पीशीज एडिशन करते हुए पॉलीमराइज कर रहा है तो उसको होमोपॉलीमर बोलेंगे, और अगर दो अलग अलग स्पीशीज आपस में एडिशन करते हुए पॉलीमराइज कर रहे हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे? कोपॉलीमर बोलेंगे, ठीक है ना। कोई डाउट होगा तो पूछते भी चलना आप लोग, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो ये बात की आपने एडिशन पॉलीमर की। लेकिन दूसरे पॉलीमर होते हैं जिनको हम बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होते हैं? अगर दो पॉलीमर है और वो आपस में ऐड हो रहे हैं और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स उनमें से एलिमिनेट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे H2O एलिमिनेट हो रहा है, या अमोनिया एलिमिनेट हो रहा है, या इथाइल अल्कोहल ETOH या ROH एलिमिनेट हो रहा है, तो ऐसे केस में जो पॉलीमराइजेशन है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो इसकी डेफिनेशन ये है, द कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट बाइफंक्शनल or trifunctional monomer units. In these polymerization reactions, the elimination of small molecules such as water, alcohol, HCl, ammonia, ठीक ना, etc. can take place. मतलब कि ऐसे रिएक्शन जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे H2O या अल्कोहल ये सब अगर एलिमिनेट हो, ठीक ना, रिलीज हो, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है बेकेलाइट। बेकेलाइट थोड़े समय में भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना, डिटेल में। डैक्रॉन हो गया, ठीक है, टेरालिन भी बोलते हैं इसको, नाइलॉन 66, ये सब जो है आपके, ये इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। इसमें होता क्या, जैसे कि एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है नाइलॉन 66 का। तो नाइलॉन 66 में होता क्या है कि पहले तो आप एक चीज ये समझें कि अपने पास अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन अगर आप अमोनिया के साथ करते हैं H2NR, ठीक है ना, तो यहाँ पर होता क्या है कि बेसिकली यहाँ से H2O का एलिमिनेशन हो जाता है, ठीक है ना। अमोनिया और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आप करवाते हैं और मीडियम अगर एसिडिक है तो ऐसे केस में ये यहाँ से अमाइड का फॉर्मेशन करते हैं, RC डबल बॉन्ड हो NH, और यहाँ पे अपने पास क्या जाता है R, अमाइड का फॉर्मेशन होता है। और अगर आपको याद होगा अमीनो एसिड में
बायोमोलिक्यूल में हमने देखा था पेप्टाइड लिंकेज भी ऐसे ही बनता था ना, पेप्टाइड लिंकेज जो था वो भी इसी तरह से फॉर्म होता था। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पर एक डाई अमाइन लिया गया है NH2 CH2 NH2, तो एक डाई अमाइन लिया गया है और यहाँ पे एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिया गया है, ठीक है ना। जल्दी से आप लोग ये बताओ इस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में टोटल कितने कार्बन है? 6। अरे भाई एक ये हो गया, एक 4 ये हो गए और ये हो गए, ठीक है ना। इसको एडिपिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? एडिपिक एसिड। और यहाँ भी कितने कार्बन है? 6। दोनों में 6 कार्बन है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि यहाँ से हाइड्रोजन, ठीक, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन और O यानी H2O इसमें से निकल जाता है, -H2 NH2, तो -NH2, ठीक है ना। और ये आपस में एक अमाइड लिंकेज बना देते हैं, तो यहाँ पे CH2 NHCO CH2, तो ये जो आपका लिंकेज है ये एक अमाइड लिंकेज है। क्या ये इस तरह से पॉलीअमाइड बना लेगा? यस या नो? भाई यहाँ पे जो लास्ट वाला जो COH होगा ये किसी दूसरे NH2 के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। और इसी तरह से ये जो NH2 होगा ये किसी दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अमाइड बनाएगा, तो क्या एक पॉलीअमाइड बनता चला जाएगा? यस या नो? तो एक पॉलीअमाइड बन जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ भी पॉलीमराइजेशन होगा और अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर सिंपल एडिशन नहीं हो रहा है, एडिशन जब हो रहा है तो H2O निकल भी रहा है, तो ऐसे पॉलीमराइजेशन को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो कंडेंसेशन पॉलीमर जब होता है, पॉलीमराइजेशन जब होता है तो कुछ मॉलिक्यूल उसमें से लिबरेट होते हैं, लेकिन एडिशन पॉलीमर में कोई भी इस तरह से लिबरेशन हमें नहीं मिलता है और इसीलिए इस पॉलीमर का नाम रखा गया नाइलॉन 66। जब भी कभी अमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड से पॉलीमर बनता है तो ऐसे केस में उसको हम नाइलॉन बोलते हैं। नाइलॉन X और Y इस तरह से नोट किया जाता है। X हमें बताता है नंबर ऑफ कार्बन इन द डाइअमाइन और Y जो है ये आपको बताता है नंबर ऑफ कार्बन इन द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ भी 6 कार्बन है, यहाँ भी 6 कार्बन है, तो इसका नाम पड़ जाता है नाइलॉन 66। समझ में आना चीज? तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल नाइलॉन 66 इज फाउंड बाय द कंडेंसेशन ऑफ हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन विद एडिपिक एसिड, इसका नाम है एडिपिक एसिड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडेंसेशन पॉलीमर के बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स। तो मॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पर ये 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला है इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स मतलब नाम से पता है जिसमें इलास्टिसिटी हो, जिनको आप अगर स्ट्रेच करें और छोड़ दो तो वापस से वहीं पे आ जाए, तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग बोलते हैं इलास्टोमर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, रीड कर देते हैं। दीज आर रबर लाइक सॉलिड्स विद इलास्टिक प्रॉपर्टीज। जैसे आपने रबर देखा ना, रबर को जब आप स्ट्रेच करते हैं और छोड़ देते हैं तो वापस से वहीं पे पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे पॉलीमर को आप बोलते हैं इलास्टोमर्स। इन दीज इलास्टोमेरिक पॉलीमर्स द पॉलीमर चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यहाँ पर होता क्या है कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे जो पॉलीमरिक चेन्स हैं, तो इन पॉलीमरिक चेन में ये जो आप रेड कलर देख रहे हैं यहाँ पे वीक वैंडरवाल फोर्स होते हैं, वीकेस्ट फोर्स होते हैं। वीकेस्ट फोर्स मतलब वैंडरवाल फोर्स, ठीक है ना। और इसी कारण से जब आप स्ट्रेच करते हैं तो ये बॉन्ड जल्दी टूट जाते हैं और स्ट्रेच करने पर ये इजीली स्ट्रेच हो जाते हैं, और जब आप छोड़ेंगे इनको तो छोड़ने पे वापस से ये इसी तरह से आ जाएंगे। अब अगर ये कोई मजबूत बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, आप ही लोग बताओ, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड होता, ठीक है ना, तो क्या स्ट्रेच कर पाते हैं आप इसको? तो ऐसे केस में आप इसको स्ट्रेच नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर इलास्टोमर्स में जो लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर्स होते हैं इनके बीच में वीक वैंडरवाल फोर्सेस होते हैं, और वीक वैंडरवाल फोर्स होने के कारण स्ट्रेच करने पर ये इजीली स्ट्रेच हो जाते हैं, और क्योंकि एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है तो छोड़ने पर ये वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस से ये आ जाते हैं। इन दीज इलास्टोमर्स polymers, the polymer chain are held together by the weakest intermolecular forces. These weak binding forces permit the polymer to be stretched. A few crosslinks are introduced in between the chains which help the polymer to retract to its original position after the force is released as in the vulcanized rubber. तो vulcanized rubber तो अभी हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे सल्फर का लिंकेज होता है, यहाँ बीच में सल्फर सल्फर इस तरह से लिंकेज होते हैं। तो ये जो सल्फर के जो लिंकेज होते हैं, क्योंकि यहाँ लिंकेजेस प्रेजेंट है, तो ये वापस से इसको नॉर्मल पोजीशन पर ले आते हैं। इलास्टोमर के कुछ एग्जाम्पल है, ब्यूनाएस, ब्यूनाएन, नियोप्रीन, वल्कनाइज्ड रबर, etc। अब काम की चीज क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है? यहाँ पे क्वेश्चन 2 बन सकता है। एक तो इलास्टोमर की प्रॉपर्टी, ये रबर लाइक सॉलिड्स होते हैं, इनको खींचने पर जब आप छोड़ते हैं तो वापस से वहीं ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाते हैं। एक क्वेश्चन ये बन सकता है। और दूसरा क्वेश्चन इस पे ये बन सकता है कि आपसे पूछ सकता है कि जैसे ब्यूनाएस है,
तो ये किस टाइप का पॉलीमर है, क्या ये इलास्टोमर है या नहीं है, इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं, जैसे ब्यूना एस है, ब्यूना एन है, इसके अलावा रबर है, वल्कनाइज रबर है, नियोप्रीन है। तो ये सब जो आपके पॉलीमर्स हैं, ठीक है, इन सब पॉलीमर का जो नेचर है ये इलास्टोमेरिक नेचर होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है फाइबर्स। फाइबर जो होते हैं ये ऐसे पॉलीमर होते हैं जो स्ट्रेच करने पर टूट जाएंगे, स्ट्रेच ही नहीं होंगे, मतलब इनमें इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। जैसे आपने धागे वगैरह देखे ना, धागे, ठीक है ना, तो इस तरह के जो धागे बनते हैं इनमें कोई इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है क्या? नहीं होती है, बहुत स्ट्रेच करने पर ये टूट जाते हैं। तो यहां पर जो डेफिनेशन इनकी वो ये है, फाइबर्स आर द थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स, जो थ्रेड बनाते हैं, पॉजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिनका टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है और हाई मॉडुलस, मॉडुलस भी काफी ज्यादा है। तो ऐसे केस में जो आपके पॉलीमर्स होते हैं इनको हम फाइबर्स बोलते हैं। These characteristics can be attributed to the strong intermolecular forces like hydrogen bonding। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे नायलॉन 66 है, नायलॉन 6 के इस तरह से धागे बनते हैं, ठीक है, नायलॉन 66 के, ये सब आपने देखा भी होगा इसको। तो नायलॉन 66 के धागे बनते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये आपका डाइअमाइन है, ये आपका एडिपिक एसिड है, ये नायलॉन 66 बन गया, ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, ठीक है ना। यहाँ पे NH ग्रुप है, साथ में COOH ग्रुप भी है। क्या यहाँ पर आप लोग बताना, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है या नहीं? आपस में दो चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है भाई, NH ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है, तो दो चेन के बीच में H बॉन्डिंग हो जाती है। और इस कारण से जो यहाँ पे चेन होते हैं, ठीक है ना, तो उस चेन को इनको जो स्ट्रेच करने पर ये वापस से दोबारा पोजीशन बने जाते हैं और इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, ठीक है। These strong forces also lead to close packing of chains and thus impart crystalline nature। एग्जाम्पल तो पॉलीएमाइड्स हो गए, ठीक है ना, जो पॉलीएमाइड्स या जो पॉलीएस्टर्स हैं, तो पॉलीएमाइड्स या पॉलीएस्टर जो है ये आपका यहाँ पर इस तरह से फाइबर्स बनाते हैं, फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है जो यहाँ बोर्ड करके भी लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। आपसे यही पूछा जाएगा कि नायलॉन 66 इलास्टोमर है या फाइबर है, तो नायलॉन 66 किस कैटेगरी में चला जाएगा? ये फाइबर के कैटेगरी में चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जिनको मेल्ट करके वापस से हम जो है उसको दूसरा शेप देके वापस से उसको बना सकें। तो ऐसे पॉलीमर को हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। जैसे आपने देखा होगा जो पॉलीथीन वगैरह होती है, तो पॉलीथीन को आप मेल्ट कर सकते हैं और मेल्ट करके दूसरा शेप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। So these are the linear or straight, slightly branched long chain molecules capable of repeatedly softening on heating and hardening on cooling। आप इनको जब हीट करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे और जब कूल करेंगे तो वापस से ये हार्ड हो जाएंगे। तो क्या इस प्रॉपर्टी को देखते हुए हम इनको दूसरा कोई शेप दे सकते हैं, यस या नो? तो दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉलीमर है जिनको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनको हीट करने पर इनकी बाइंडिंग वीक हो जाती है और ये लूज हो जाते हैं। और जब ये लूज हो जाएंगे तो ऐसे केस में इनको आप कोई दूसरा शेप दे सकते हैं, और जब दूसरा शेप दे दिया फिर कूल कर दें और कूल करने पर ये वापस से हार्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके कुछ एग्जाम्पल आप याद रखना। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे आपका पॉलीथीन हो गया, तो ये पॉलीथीन तो आपने देखा ही होगा, ठीक है ना। इथीन का पॉलीमरिक फॉर्म है। पॉलीस्टाइरीन, स्टाइरीन बता था ना अभी, CH2CH, तो उसको स्टाइरीन बोलते हैं। और स्टाइरीन का जो एडिशन पॉलीमर है इसको पॉलीस्टाइरीन बोलते हैं। तो पॉलीस्टाइरीन कुछ इस तरह से दिखता है। आपका जो अभी आप पेन यूज कर रहे हैं, पेन यूज कर रहे हैं ना, तो जो पेन जो है, जो प्लास्टिक जो पेन का बना है ना, वो पॉलीस्टाइरीन का बना है, ठीक। इसके अलावा जो पहले जो CD या DVD आते थे ना, CD DVD के जो केस का जो कवर होता था, एक बॉक्स में CD या DVDs मिलती थी, वो प्लास्टिक का एक ट्रांसपेरेंट सा बॉक्स होता था। वो जो बॉक्स होता था वो भी किसका बनता था? पॉलीस्टाइरीन का। इसके अलावा आपने देखा होगा जो पैकेजिंग होती है, ठीक है ना, पैकेजिंग जो होती है तो वहां पर भी पॉलीस्टाइरीन यूज करते हैं, बस इसमें थोड़ा सा एयर फिलिंग होती है तो इसलिए थोड़ा ये फूल जाता है। तो यहाँ पर जो है ये भी आपका क्या है? पॉलीस्टाइरीन है। पॉलीविनाइल्स जैसे कि PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो पाइप्स वगैरह देखे ना, PVC के पाइप्स वगैरह होते हैं, व्हाइट कलर के पाइप्स होते हैं। तो ये जो पाइप्स होते हैं प्लास्टिक के, ये भी आपके थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं। मतलब इनको आप हीट करेंगे तो हीट करने पर ये थोड़े से लूज हो जाएंगे और
कूल करने पर ये क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इनको हम बोलते हैं पीवीसी। तो 3 एग्जाम्पल आपको दिए मैंने थर्मोप्लास्टिक में, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है कि ऐसा पॉलीमर जिसको हीट करने पर वो मेल्ट नहीं होगा या उसको आप दूसरा शेप नहीं दे सकते, तो ऐसे पॉलीमर को हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो है, दीज पॉलीमर्स आर क्रॉस लिंक्ड और हेविली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल्स which on heating undergo extensive cross linking in molds and again become infusible। होता क्या है, इन पॉलीमर को जब आप हीट करते हैं तो हीट करने पर यहाँ पर जो क्रॉस लिंकिंग है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है और ये एक डेफिनेट शेप ले लेते हैं। एक बार इन्होंने शेप ले लिया तो दोबारा हीट करने पर ये अब मेल्ट नहीं होंगे या इनको आप दोबारा शेप नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। ऐसे प्लास्टिक को हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। These cannot be reused, इनको आप दोबारा यूज भी नहीं कर सकते क्योंकि, या इनको रिसाइकल भी नहीं कर सकते क्योंकि अब ये हीट करने पर दोबारा से मेल्ट नहीं होंगे। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है बेकेलाइट या यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ठीक है ना। पहले के जमाने में ये सब जो फोन्स, टेलीफोन्स वगैरह आते थे या जो प्लास्टिक वगैरह है, ठीक है ना, या आप अगर देखें जो फ्राइंग पैन होता है ना, उसका जो हैंडल है या प्रेशर कुकर का जो हैंडल है, तो ये सब जो है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यानी बेकेलाइट से बने होते हैं और इनकी थर्मल कंडक्टिविटी भी बहुत कम होती है। एक तो ये हीट जल्दी कंडक्ट भी नहीं करते हैं और दूसरा अगर ये मेल्ट वेल्ट कर गए तो ये तो चिटक जाते हैं, इन्हें फ्रैक्चर आ जाता है, ये टूट जाएंगे, ठीक है। इनको आप मेल्ट करके दोबारा आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना, इस तरह के प्लास्टिक को। और ये जो आपका यूएफ है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, इससे भी बहुत सारे हम चीज़ें बनाते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं जो क्रोकरी के सामान से ना, बर्तन वगैरह, तो ये सब भी इससे, ग्लास वगैरह ये सभी इससे बनाते हैं यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन से। तो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन और बेकेलाइट ये जो है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स हैं। इनको अगर आप हीट करेंगे तो हीट करने के बाद ये दोबारा इसको मेल्ट करके दोबारा इसको मोल्ड नहीं किया जा सकता है। इनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म फॉर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। पॉलीमराइजेशन जो है ये प्रोसीड कैसे होता है, तो यहाँ पर 3 तरह के मैकेनिज्म दिए गए हैं। पहला है आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 3 स्टेप होता है। सबसे पहला है चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप में हम क्या करते हैं, एक परॉक्सी कंपाउंड लेते हैं जिसमें परॉक्सी लिंकेज प्रेजेंट हो, जैसे H2O2 ले सकते हैं या बेंजोइल परऑक्साइड ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परऑक्सी लिंकेज है। ये जो परऑक्सी लिंकेज होता है ये वीक होता है और अगर ये वीक है, ठीक है, ये बॉन्ड वीक है तो थोड़ा सा हीट करने पर ये टूट जाएगा और जब ये टूटेगा तो यहाँ से आपको ये होमोलिटिकली ब्रेक करेगा और यहाँ से आपको रेडिकल और रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से रेडिकल आपको मिल जाएगा। ये जो कंपाउंड होता है C डबल बॉन्ड ओ रेडिकल, ये जो पार्ट होता है ये अनस्टेबल होता है। थोड़े ही समय में यहाँ से ये भी टूटता है और ये भी टूटता है और यहाँ से CO2 गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो साथ में गैस कौन से बन जाती है, CO2। CO2 गैस के बनने से एंट्रोपी भी बढ़ती है, इसे रिएक्शन फॉरवर्ड में आगे बढ़ जाती है और आपको एक फिनाइल रेडिकल यहाँ पे मिल जाता है। ये जो फिनाइल रेडिकल है, ठीक है ना, ये फिनाइल रेडिकल चेन को इनिशिएट करता है। इनिशिएट कैसे करेगा, ये जो फिनाइल रेडिकल है ये सबसे पहले इथीन पे जाके अटैक करेगा और जब ये इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे इससे बॉन्ड बन जाएगा और CH2 पे रेडिकल आ जाएगा। जैसे ही ये रेडिकल बनेगा, ठीक है ना, अब प्रोपगेशन स्टेप शुरू हो जाएगा। ये रेडिकल दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, यहाँ पे रेडिकल आएगा, ये तीसरे पे अटैक करेगा, भाई थे ना, यहाँ रेडिकल आ गया, फिर वो तीसरे पे अटैक करेगा, फिर वो चौथे पे अटैक करेगा। तो इस तरह से एक प्रोपगेशन चलता चला जाता है और यहाँ पे आपका पॉलीमराइजेशन शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर एक रेडिकल बचेगा। लास्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, चेन को टर्मिनेट करते हैं। तो चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, तो चेन टर्मिनेटिंग स्टेप में क्या होता है कि ये जो आपके फ्री रेडिकल्स हैं, इस तरह के कई सारे फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे और वे सब आपस में कंबाइन करते हैं, रेडिकल कॉम्बिनेशन होता है और वहां पर जो आपका चेन है वो टर्मिनेट करता है। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम में यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पे एक रेडिकल बन गया, प्रोपगेशन हुआ और एक रेडिकल बन गया, ठीक है ना। इसी तरह से कहीं और दूसरा रेडिकल भी बना होगा, ये दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन करके इस तरह से लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर बना लेंगे, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेप। मतलब ओवरऑल हुआ क्या, अगर समराइज करें इसको, हमने एक परऑक्सी कंपाउंड लिया, थोड़ा सा हीट किया, हीट करते ही हमें एक R रेडिकल मिल गया, ठीक है ना। ये जो रेडिकल था इसने चेन को इनिशिएट कर दिया,
यहाँ पे जो है इस पर अटैक करके एक रेडिकल का फॉर्मेशन किया। जैसे ही रेडिकल बनेगा ये दूसरे इथेन पे अटैक करेगा, फिर वो तीसरे इथेन पे अटैक करेगा, और इस तरह से चेन चलती चली जाएगी और फाइनली जो है ये आपस में जुड़ के लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर बना लेंगे, पॉलीथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बताएं जो इंटरमीडिएट है वो क्या बन रहा है? तो इंटरमीडिएट यहाँ पे फ्री रेडिकल बन रहा है और इसीलिए इस मैकेनिज्म को बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। दूसरा जो मैकेनिज्म है इसका नाम है कैटायनिक मैकेनिज्म। कैटायनिक मैकेनिज्म तब होता है जब यहां पर कोई ईडीजी ईडीजी मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो ऐसे केस में कैटायनिक मैकेनिज्म से पॉलीमराइजेशन होता है। यहां पर थोड़ा मीडियम को एसिडिक कर देते हैं। एसिड कैटालाइज्ड या कैटायनिक पॉलीमराइजेशन इज इफेक्टिव ओनली विद विनाइल मोनोमर्स, ठीक है ना। ये आपके विनाइल मोनोमर्स हैं जिसमें ईडीजी लगा हुआ हो, ठीक है ना, जिसमें ईडीजी लगा हुआ हो, कैपेबल ऑफ स्टेबलाइजिंग द चेन कैरिंग कार्बोकैटायन। तो होता क्या है मैकेनिज्म आप देख लें, यहाँ पे कोई एसिड लेते हैं, आपने जैसे HCl या HBr ले लिया, ठीक है ना। तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड सबसे पहले यहाँ से H+ लेगा, जब ये H+ लेगा तो यहाँ से H जुड़ जाएगा और इस यहाँ पे इस कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। ये जो ईडीजी है, ईडीजी का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा या डिस्टेबलाइज करेगा? आपको क्या लगता है भाई? तो ईडीजी इलेक्ट्रॉन देगा तो इस कैटायन को क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा, और इसी कारण से ये अटैक भी कर पा रहा है क्योंकि कैटायन स्टेबल बन रहा है। ठीक, जैसे ही ये कैटायन बन गया तो दूसरा जो मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ये इस कैटायन पे न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर देगा, और जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पे फिर प्लस चार्ज आ जाएगा, और इस तरह से ये चीज रिपीट होती चली जाएगी और पॉलीमराइजेशन, हमारे पास पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएगा, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेसेसरी ये है कि अगर आपका कैटायनिक मैकेनिज्म चाहिए आपको, तो ऐसे केस में यहाँ पर क्या होना चाहिए? ईडीजी। मान लो अगर यहाँ पे ईडब्ल्यूजी होता, ईडब्ल्यूजी मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो फिर कैटायन बनता क्या? जब कैटायन स्टेबल होता क्या? तब कैटायन स्टेबल नहीं होता। तो ऐसे केस में ये मैकेनिज्म वहां पे फॉलो नहीं हो पाती। जैसे इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है आइसोब्यूटाइलिन। आइसोब्यूटाइलिन में ये जो CH3 है इसका प्लस आई इफेक्ट है, प्लस H इफेक्ट भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इस तरह का कैटलिस्ट लेते हैं, ये जो H+ है, H+ पे सबसे पहले ये जो पाई क्लाउड है ये इस H+ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे H जुड़ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज पर एक दूसरा पाई बॉन्ड अटैक कर देगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर उस पर तीसरा अटैक कर देगा, तो इस तरह से पॉलीमराइज होके ये पॉली आइसोब्यूटाइलिन में क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर कोई इस विनाइलिक कार्बन से कोई अगर ईडीजी जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ऐसे केस में जो है कैटायनिक मैकेनिज्म से जो प्रोसेस है ये प्रोपोगेट करता है। नेक्स्ट है एनायनिक मैकेनिज्म। एनायनिक मैकेनिज्म में क्या होता है कि आपका ये जो एल्कीन है, एल्कीन से अगर EWG जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है, हम एक न्यूक्लियोफाइल से स्टार्ट करते हैं। एक न्यूक्लियोफाइल लिया जाएगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये सबसे पहले इस कार्बन पर अटैक कर देगा और यहाँ से पाई क्लाउड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। अब क्वेश्चन ये है कि इसने इस पे अटैक कैसे किया? अटैक क्यों हो पा रहा है? अटैक इस कारण से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए EWG जुड़ा हुआ है। EWG का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस नेगेटिव को वो क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा, और इसी कारण से ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक भी कर पा रहा है। तो अगर EWG जुड़ा हुआ है तो एनायनिक मैकेनिज्म से रिएक्शन प्रोपोगेट करती है, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, ये माइनस चार्ज फर्दर अटैक करेगा, फिर इस पे माइनस चार्ज आएगा, ये दूसरे पे अटैक करेगा, उस पे माइनस चार्ज आएगा, तो इस तरह से रिपीट करते करते ये पॉलीमराइज कर जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो एक्राइलोनाइट्राइल है, तो एक्राइलोनाइट्राइल में यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CN लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्योंकि अगर ये पाई क्लाउड शिफ्ट हो गया तो माइनस चार्ज आएगा, CN उसको स्टेबलाइज कर देगा, तो यहाँ पे जो पॉलीमराइजेशन होगा, तो पॉलीमराइजेशन जो है वो कौन से मैकेनिज्म से प्रोसीड होगा? एनायनिक मैकेनिज्म से प्रोसीड होगा। तो इन सभी केसेस में यहाँ पे एक C डबल बॉन्ड OMe, ये मिथाइल एक्राइलेट है, तो यहाँ पर भी जो है ये C डबल बॉन्ड OMe इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसी तरह से आपका जो स्टाइरीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे PH,
तो यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो पीएच उसको स्टेबलाइज करेगा। तो ये एनायनिक मैकेनिज्म से ये प्रोपोगेट करते हैं। तो 3 तरह के मैकेनिज्म से पॉलीमराइजेशन होता है, एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, दूसरा कैटायनिक मैकेनिज्म और तीसरा एनायनिक मैकेनिज्म, ठीक है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप सब इसको सॉल्व करें। देखिए पहला आंसर किसका आता है, यहाँ पे आपको बताना है राइट द ऑर्डर ऑफ एबिलिटी फॉर पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन की यहाँ पे एबिलिटी कंपेयर करनी है इन तीनों में, और यहाँ पे मैकेनिज्म आपको दिया है कैटायनिक। अगर कैटायनिक मैकेनिज्म होगा तो ऐसे केस में ये जो पाई क्लाउड है सबसे इजीली पॉलीमराइज किस केस में होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट मैं करता हूँ, सेकंड आप लोग करना। सेकंड में एनायनिक पूछा गया है, तो फर्स्ट वाले में अगर आप देखें कैटायनिक मैकेनिज्म में यहाँ पर सबसे पहले प्लस चार्ज आएगा, यहाँ भी प्लस चार्ज आएगा और यहाँ भी प्लस चार्ज आएगा, ठीक है ना। प्लस चार्ज जितना स्टेबल होगा भाई, सबसे पहले ये एसिड पर अटैक करेगा ना H प्लस पे, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, और ये प्लस चार्ज जितना स्टेबल होगा आपका जो है रिएक्शन उतनी इजीली हो जाएगी। प्लस चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ होगा, सेकंड में, क्योंकि इसका प्लस एच इफेक्ट है, यहाँ इसका कोई इफेक्ट नहीं है, और इसका इफेक्ट कैसा है माइनस है। तो इस कारण से क्योंकि प्लस चार्ज यहाँ पे सबसे स्टेबल है, इस कारण से सबसे इजीली H प्लस पे अटैक ये करेगा, सबसे जल्दी प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा, फिर इस पर दूसरी एल्कीन अटैक कर देगी और पॉलीमराइजेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में सबसे ज्यादा जो रेट होगा वो 2 का होगा, फिर 1 का होगा, फिर 3 का होगा। अंजू कुमारी सही आंसर है आपका, अभिषेक आपका भी सही आंसर है, पीयूष कुमार आपका भी सही आंसर है, स्वर्णदीप आपने आंसर दिया 1 2 3, 1 2 3 नहीं होगा भाई, काजल कुमारी 2 1 3 सही आंसर दिया आपने भी, पीयूष कुमार ACB बता रहे नहीं, ACB नहीं होगा, 2 1 3 इसका आंसर आएगा। अब सेकंड एग्जांपल आपको करना है, यहाँ पर CN लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ कुछ भी नहीं लगा हुआ है, और बोल रखा है मैकेनिज्म एनायनिक है। तो सबसे जो फास्ट पॉलीमराइजेशन है वो कहाँ होगी, ACB सही आंसर दिया पीयूष कुमार, ठीक है ना, सही आंसर दिया। देखो भाई यहाँ पर सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ माइनस चार्ज आएगा, यहाँ भी माइनस चार्ज आएगा, यहाँ भी माइनस चार्ज आएगा। अब यहाँ CH3 का तो प्लस आई इफेक्ट है, वो तो इसको डिस्टेबलाइज करेगा, इसका माइनस M है, इसका प्लस आई है, तो सबसे स्टेबल नेगेटिव यहाँ बनेगा। इस कारण से इसमें सबसे A के बाद C के बाद सबसे कम जो है वो किसका हो जाएगा, B का हो जाएगा, वही एनायन जो है वो लेस स्टेबल बन रहा है। ये क्वेश्चन अगर आपने आंसर दे दिया है, सबने सही आंसर दिया है, तो इसका मतलब मैकेनिज्म आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो 1 3 2 इसका आंसर इस तरह से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एडिशन पॉलीमर्स। अब देखो 2 तरह के पॉलीमर हमने देखे थे, कौन कौन से, एडिशन और कंडेंसेशन, ठीक है ना। 2 तरह के पॉलीमर थे ना, एडिशन और कंडेंसेशन। अब एडिशन पॉलीमर के कुछ एग्जांपल ले रहे हैं और कंडेंसेशन पॉलीमर के भी कुछ एग्जांपल लेंगे और उसको समझेंगे। तो पहला है एडिशन पॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर में सबसे पहला जो आपका पॉलीमर है वो है पॉलीथीन, ठीक। पॉलीथीन जो है ये 2 टाइप का होता है, एक लो डेंसिटी पॉलीथीन और दूसरा हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक ना। जब टॉपिक शुरू किया था हमने तो वहां पे भी लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी की बात की थी। तो 2 तरह के पॉलीमर्स हैं, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी पॉलीमर। पहले बात करते हैं लो डेंसिटी पॉलीमर क्या है। लो डेंसिटी पॉलीमर जो है इट इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन अंडर हाई प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन पेरोक्साइड इनिशिएटर कैटलिस्ट। कहना क्या चाह रहे हैं ओवरऑल कि होता क्या है कि ये जो आपका इथीन है, इथीन का पॉलीमराइजेशन अगर हम करवा दें, ठीक है ना, इथीन का अगर हम पॉलीमराइजेशन करवा दें बाय द हेल्प ऑफ रेडिकल मैकेनिज्म, तो यहां से जो पॉलीमर बनता है ये लो डेंसिटी का पॉलीमर बनता है। नाम से पता चला लो डेंसिटी पॉलीमर, ठीक ना। मतलब यहां बहुत ज्यादा यूनिट कंबाइन नहीं करते हैं और लो डेंसिटी के पॉलीमर ही बनते हैं। कैसे करवाते हैं भाई, तो यहां पर एक जो है परऑक्सी लिंकेज वाला कंपाउंड लेंगे, जैसे ये ले लिया बेंजोइल परऑक्साइड, हीट करेंगे तो यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा, ये फ्री रेडिकल यहाँ से CO2 गैस निकाल देगा और यहाँ बेंजीन पे रेडिकल आ जाएगा, ये चेन को इनिशिएट करेगा। यहाँ पे बेंजीन पे रेडिकल जो है सबसे पहले इसके साथ कंबाइन करेगा, यहाँ पे रेडिकल बन गया, ये रेडिकल दूसरे इथीन पे अटैक करेगा, इस तरह से रिपीट होगा और रिपीट होते होते आपका इस तरह से पॉलीमर बन जाएगा, पॉलीथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है ये केमिकली इनर्ट होता है, ये आपने देखा भी होगा, इस तरह से ट्रांसपेरेंट टाइप का लो डेंसिटी पॉलीथीन आप लोगों के घर में भी मिल जाएगा। तो पॉलीथीन वगैरह ये आपने देखा भी होगा, लो डेंसिटी के पॉलीथीन, ठीक है ना, जो सामान वामान जिसमें लाते हैं ना पॉलीथीन में, वो लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है। तो केमिकली इनर्ट होते हैं, टफ बट फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, टफ भी होता है, इसमें आप 5 किलो 10 किलो तक भी सामान रख सकते हैं। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसको इंसुलेशन के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है ना। जो करंट कैरिंग वायर्स होते हैं ना,
जो घर में जो तार वगैरह आप देखते हैं ना तार, तो तार में जो प्लास्टिक यूज करते हैं तो वो भी आपके पॉलीथीन होते हैं, लो डेंसिटी के पॉलीथीन होते हैं। स्क्वीज बॉटल्स, टॉयज, फ्लेक्सिबल पाइप्स, ठीक है ना, जो पानी के पाइप्स होते हैं ना गार्डन में, जो आप पानी के पाइप से जो यूज करते हैं, तो ये सब जो है लो डेंसिटी के पॉलीमर होते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है, जैसा ये बाल्टी आप देख रहे हैं ना, बकेट, तो जो बकेट है वो भी प्लास्टिक है और वहां पर जो है ये भी पॉलीथीन से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो पॉलीथीन है ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है, ठीक है ना, ये काफी टफ होती है, मजबूत होती है। यहाँ पर जिगलर नेटा कैटलिस्ट से इसको बनाया जाता है। लो डेंसिटी का जो पॉलीथीन था उसको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनाते थे, और हाई डेंसिटी का जो पॉलीथीन होता है इसको जिगलर नेटा कैटलिस्ट से बनाते हैं। ये सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं आपको बस रीड करके बता देता हूं। जिगलर नेटा कैटलिस्ट होता क्या है, यहां पर ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम क्लोराइड को आपस में मिक्स किया जाता है। इस कैटलिस्ट को हम लोग बोलते हैं जिगलर नेटा कैटलिस्ट, ठीक। जिगलर नेटा कैटलिस्ट जो है यहां पर, इसके पास जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, टाइटेनियम के पास एक वैकेंट कोऑर्डिनेशन साइट प्रेजेंट होता है, और जब इसकी रिएक्शन इथीन के साथ होती है तो ये इथीन एक लिगेंड की तरह बिहेव करता है और इस टाइटेनियम में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है, तो इस तरह का ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। उसके बाद टाइटेनियम और इस कार्बन के बीच में इस इथाइलिन का इंजर्शन होता है नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है ना। यूं समझो कि ये रेडिकल रेडिकल में ब्रेक हो जाएगा, ये रेडिकल इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, इस तरह से समझ सकते हैं। तो ये जो इथाइलिन है इसमें इंजर्ट हो जाता है और फिर एक वैकेंट साइट यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, फिर एक इथाइलिन इस पे अटैक करेगा, फिर वो बीच में इसमें इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और इस तरह से एक मल्टीपल चेन बन जाएगी इथेन की, एक लीनियर चेन बन जाएगी, पॉलीथीन बन जाएगा, और यहां से बहुत लंबी चेन बनती है। हाई डेंसिटी का पॉलीमर यहाँ पे फॉर्म होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बोलते हैं इसको, जिससे ये बकेट वगैरह, ये ठीक है ना, ड्रम वगैरह ये सब बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे जो मैंने बोला ये सब चीजें यहाँ इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। नेक्स्ट है आपका टेफ्लॉन। ये भी एक एडिशन पॉलीमर है, दो होमोपॉलीमर होमोमर्स आपस में यहाँ पे दो मोनोमर्स मिलेंगे और कुछ भी यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होगा। टेफ्लॉन जो है ये टेट्राफ्लोरोइथीन से बना हुआ है। यहाँ पे कैटलिस्ट और हाई प्रेशर के प्रेजेंस में ये आपस में कंबाइन करके टेफ्लॉन बनाते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन सकता है, देखो क्वेश्चन क्या क्या फॉर्म हो सकता है। क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि जो टेफ्लॉन है इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेफ्लॉन का मोनोमरिक यूनिट क्या होता है, टेफ्लॉन को कहाँ यूज करते हैं, ये तीन चीजें बन सकती है क्वेश्चन। तो टेफ्लॉन को आप यूज करते हैं ऑयल सील्स, गैस्केट्स और जो नॉन स्टिक सरफेसेस होते हैं यूटेंसिल्स पे, तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं। जो फ्राइंग पैन देखा होगा आपने, इसमें जो कोटिंग होती है ये टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। तो टेफ्लॉन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग टेट्राफ्लोरोइथेन विथ फ्री रेडिकल और परसल्फेट कैटलिस्ट एट हाई प्रेशर। इट इज केमिकली इनर्ट एंड रेजिस्टेंट टू अटैक बाय करोसिव रिएजेंट्स। और इसके यूज मैंने आपको बताया, यहाँ पे इसके यूज होते हैं। तो इसी पे छोटे मोटे क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं। नेक्स्ट है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, शॉर्ट में PAN बोलते हैं। इससे ये सब वुलन आइटम्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना। एक तो वुल आपको नेचुरल मिलता है। नेचुरल वुल कहाँ से मिलता है भाई, देखो ना शीप, ठीक है ना, जो शीप होती है उससे हम नेचुरल वुल फॉर्म करते हैं। और एक होता है आर्टिफिशियल वुल जो लैब में बनाया जाता है। ये पॉली एक्राइलोनाइट्राइल PAN का बना होता है। इसका एक और नाम है ऑर्लॉन। क्या नाम है इसका, ऑर्लॉन, ठीक है ना। ऑर्लॉन, ये सामने ऑर्लॉन का ही फोटो है। तो यहाँ पर The addition polymerization of acrylonitrile in presence of peroxide catalyst leads to the formation of polyacrylonitrile। यहाँ पर होता क्या है, ये आपका एक्राइलोनाइट्राइल है, इसका जो है पेरोक्साइड कैटलिस्ट के साथ में जब हाई टेम्परेचर प्रेशर पे जब इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो ये पॉलीमराइज कर जाता है और ये पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल बनाता है। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल जो है इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वुल, और इसको कॉमर्शियली ऑर्लॉन या एक्रिलैन भी बोलते हैं। तो आपसे जो है ऑर्लॉन का पूछ सकता है फॉर्मूला, ठीक है ना। ऑर्लॉन का फॉर्मूला क्या है, या ऑर्लॉन का मोनोमर यूनिट क्या है, ठीक है ना, और इसका यूज क्या है। तो ये तीन चीज आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो ये तीन चीज आप लोग याद करेंगे। नेक्स्ट है कंडेंसेशन पॉलीमर। इसके पहले हमने एडिशन पॉलीमर देखा और नेक्स्ट आता है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होते हैं, ऐसे पॉलीमर
जिनके फॉर्मेशन में स्मॉल मॉलिक्यूल्स लिबरेट हो उनको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर में सबसे पहला है आपका नाइलॉन। तो प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन्स में, ठीक है ना, सबसे पहला है नाइलॉन 66। तो नाइलॉन 66 की बात हमने अभी थोड़ी देर पहले की। जब आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड डाई अमाइन के साथ रिएक्ट करता है तो यहां से आपके पास OH और यहां से एक H2O निकल जाता है और यहां से अमाइड का लिंकेज बनता है। तो इस तरह से जो पॉलीअमाइड बनता है इसको हम बोलते हैं नाइलॉन। क्या बोलते हैं? नाइलॉन। तो यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाइलॉन जो होता है, नाइलॉन के मोनोमर क्या क्या है? तो नाइलॉन का एक मोनोमर है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और एक मोनोमर है आपका डाई अमाइन। ठीक, नाइलॉन 66 को लिखते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन मेंशन किए जाते हैं, यहाँ भी 6 कार्बन है, यहाँ भी 6 कार्बन है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसके यूज क्या है। इसका यूज क्या है? तो इसको यूज करते हैं नाइलॉन 66 को ब्रशेस बनाने में। ब्रशेस जो ये ब्रश वगैरह देखते हैं ना, तो ब्रश वगैरह नाइलॉन 66 से बनाए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि ये आपका होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है। तो भाई ये कैसा पॉलीमर है? कोपॉलीमर है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 यूनिट यहाँ पर फॉर्म हुए हैं, 2 यूनिट से वो बना है, तो इसको क्या बोलेंगे? कोपॉलीमर। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि ये एडिशन पॉलीमर है या फिर कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो भाई यहाँ पर जब ये दोनों कंबाइन किए तो H2O निकला, तो यहाँ पर जो पॉलीमर है आपका एक ऐसा पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। ठीक, इसके बाद दूसरा है नाइलॉन 6। अब देखो पिछले बार हमने यूज किया था नाइलॉन 66 और यहाँ पर हमने क्या यूज किया? नाइलॉन 6। तो नाइलॉन 6 कब यूज करते हैं? जब हमारे पास कोई साइक्लिक अमाइड हो। ठीक है, क्या हो? साइक्लिक अमाइड। यहाँ पे साइक्लिक अमाइड है, साइक्लिक अमाइड को 7 नंबर की जब रिंग होती है तो कैप्रोलैक्टम भी बोलते हैं। तो कैप्रोलैक्टम को जब थोड़ा सा वाटर के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो यहाँ से अमाइड लिंकेज ब्रेक होता है और ये आपस में पॉलीमराइज कर जाते हैं। ठीक है, अमाइड लिंकेज जब ब्रेक होगा H+H2O के प्रेजेंस में, यहाँ पे अपने पास जो है NH2 और यहाँ पे CH2 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना, तो CH2 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 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। ठीक, तो होगा क्या कि ये वाला जो H2 है ये किसी का दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ और ये वाला जो OH है ये किसी दूसरे अमाइन के साथ NH2 के साथ, ठीक है ना, पॉलीमराइज करता चला जाएगा और यहां से भी एक पॉलीअमाइड बनेगा। लेकिन अब ये बताओ इसमें 2 अलग अलग मॉलिक्यूल लगे या एक ही मॉलिक्यूल से काम हो गया? एक ही मॉलिक्यूल से काम हुआ भाई वहां पे पिछले केस में 2 मॉलिक्यूल लिए थे हमने, यहाँ पे एक ही रिएजेंट हमने लिया है, एक ही रिएक्टेंट लिया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये जो आपका जो साइक्लिक अमाइड था कैप्रोलैक्टम जो है, इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। इसी कारण से इसका नाम पड़ गया नाइलॉन 6। ठीक है ना, तो नाइलॉन 6 जो है इसके इस तरह से थ्रेड वगैरह फॉर्म होते हैं, नाइलॉन 6 के थ्रेड बनाए जाते हैं, टायर के कॉर्ड्स बनाते हैं, फैब्रिक्स वगैरह बनते हैं इसके। ठीक है, कपड़े वपड़े भी बनते हैं नाइलॉन के। तो नाइलॉन 6 से ये चीज बनाया जाता है जिसका जो सोर्स है, मोनोमर है, वो क्या है? कैप्रोलैक्टम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉलिएस्टर। तो पॉलिएस्टर की बात अभी हमने की, डाक्रॉन की बात अभी हमने थोड़ी देर पहले भी की थी। तो पॉलिएस्टर जो होता है, आप सबको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH प्लस अल्कोहल, तो यहां से एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो जाता है और एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और एक डाई अल्कोहल लेते हैं, जैसे ग्लाइकॉल वगैरह ले सकते हैं। तो इसका OH और इसका OH और इसका H आपस में H2O यहाँ से निकल जाएगा और ये पॉलीमराइज करना शुरू कर देगा। ठीक है ना, और यहाँ पर जब आप ग्लाइकॉल और टेरेथेलिक एसिड से जब आप पॉलीमर बनाते हैं तो इस पॉलीमर को डैक्रॉन बोलते हैं। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, डैक्रॉन या टायरिलीन बोलते हैं। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि डैक्रॉन के जो मोनोमर्स हैं वो क्या क्या हैं। तो डैक्रॉन का जो मोनोमर है एक तो टेरेथेलिक एसिड है और साथ में कौन है? इथिलीन ग्लाइकॉल, सिंपली ग्लाइकॉल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल, तो एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से ये दूसरे के साथ एस्टर बनाएगा, ये दूसरे के साथ एस्टर बनाएगा, तो यहाँ से पॉलिएस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है और इन दोनों के पॉलिएस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? डैक्रॉन बोलते हैं। डैक्रॉन जो है यहाँ पे एक फोटो भी दिया गया है। डैक्रॉन को हम लोग वुल फाइबर, ग्लास रीइंफोर्सिंग मटेरियल, सेफ्टी हेलमेट्स या इसके साफ भाषा में बोले तो इसके भी कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं डैक्रॉन के। ठीक है ना, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको रीड कर लेना। डैक्रॉन और टेरेलाइन इज द बेस्ट नोन एग्जांपल फॉर ऑफ पॉलिएस्टर। इसी कारण से डैक्रॉन काफी इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखना है आपको मोनोमर। द फॉर्मेशन ऑफ टेराइलिन और डैक्रॉन इज बाय द इंट्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरेथेलिक एसिड।
It is manufactured by heating a mixture of ethylene glycol and terephthalic acid at 420 to 460 Kelvin in the presence of zinc acetate. Catalyst यहाँ पे zinc acetate लेते हैं, ठीक है ना, and antimony trioxide catalyst. Dacron fiber is crease resistant and is used in bending with cotton and wool fibers. ठीक है ना, इसके भी कपड़े वगैरह बनाते हैं और एक crease resistant भी होता है, इसमें crease वगैरह जल्दी नहीं आती है. आगे बढ़ते हैं. पॉलिएस्टर के बाद नेक्स्ट है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, बेकेलाइट जिसको बोलते हैं. तो बेकेलाइट किससे बनता है? देखो ऐसा है कि ये सब कहानी यहाँ लिखी हुई है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ. फिनॉल से शुरू करते हैं और फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से. इसका नाम ही है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर. तो एक फिनॉल लेते हैं और एक आपका क्या है यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड है. तो इसकी रिएक्शन जब H+ एसिडिक या बेसिक मीडियम में जब करवाते हैं तो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर CH2OH आके जुड़ जाता है. ठीक, अच्छा, क्योंकि OH जो है एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो और पैरा सब मिलेगा आपको. तो यहाँ पे ऑर्थो पैरा और डाई ऑर्थो और पैरा, ये इन तीनों का मिक्सचर हमें मिलता है. इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है तो सेपरेट भी कर सकते हैं. तो इसको जैसे हमने अलग कर लिया और इसको जब आपने अलग किया तो यहाँ H+ के प्रेजेंस में, यहाँ पे H+ है, तो H+ के प्रेजेंस में क्या होता है कि यहाँ पर ये पॉलीमराइज करना शुरू कर देता है. ठीक है ना, ये दो में से H2 निकल जाता है और यहाँ पे CH2 लिंक कर जाता है ऑर्थो पोजीशन पर. तो इस तरह से ये पॉलीमराइज करना शुरू कर देता है और जब ये पॉलीमराइज करता है तो इस कंपाउंड को, इस लीनियर चेन को नोवोलैक बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं आप? नोवोलैक. और ये जो नोवोलैक है ये पेंट्स में यूज किया जाता है, ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है. तो नोवोलैक आप कहाँ यूज करते हैं? इट इज यूज्ड इन पेंट्स. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो नोवोलैक आपका बना है, इसको अगेन जब आप फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हीट करते हैं तो नोवोलैक को जब आप फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हीट करेंगे तो हीट करने पर ये एक 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर इस तरह से बना लेता है. इस 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर को बेकेलाइट बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं आप? बेकेलाइट. ठीक, तो अगर फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड का एक लीनियर चेन बनेगा तो उसको बोलेंगे नोवोलैक, जिसको पेंट्स में यूज करते हैं. और अगर एक 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बनेगा तो उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप बोलेंगे बेकेलाइट. ठीक है, बेकेलाइट के कुछ यूजेस भी हैं. इसको कंघी बनाने के काम लेते हैं, जो कंघी आपके घरों में है ना, कॉम्स, फोनोग्राफ, रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स वगैरह, जो कुकर में का जो हैंडल होता है प्रेशर कुकर का, तो ये सब जो है बेकेलाइट से बनता है. और बेकेलाइट बेसिकली है क्या? फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड से बना हुआ एक रेजिन है. इस तरह से ये क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है आपका मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन. तो मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन काफी इंपॉर्टेंट है. इस कंपाउंड को बोलते हैं मेलामाइन. ठीक है ना, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ मेलामाइन एंड फॉर्मेल्डिहाइड. इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अनब्रेकेबल क्रॉकरी. जो आपने बर्तन वगैरह देखे ना, प्लास्टिक के जो बर्तन वगैरह होते हैं, प्लास्टिक के जो स्पून्स वगैरह होते हैं या जो इस तरह के बर्तन होते हैं, ये सब मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन के बने होते हैं. इसमें होता क्या है कि इस कंपाउंड को, जिसको मेलामाइन बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड है, इसको फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हीट करते हैं तो यहाँ पर ये इस तरह से ऑर्थो और पैरा, इन तीनों हाइड्रोजन के साथ ये पॉलीमराइज करता चला जाता है. यहाँ इधर भी और इधर भी CH2 लिंकेज आ जाएगा और ये एक 3D नेटवर्क इसका बनेगा. तो इसको बोलते हैं मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन. इस तरह का एक पॉलीमर बनता है जिससे कि जो प्लास्टिक के बर्तन वगैरह होते हैं वो बनाए जाते हैं मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन से. ये भी एक कंडेंसेशन पॉलीमर है क्योंकि जब यहाँ से एक ऑक्सीजन और 2 H यहाँ से जब रिलीज होगा तो ओवरऑल H2O का लिबरेशन यहाँ पे होता है. ठीक है ना, ये जो OH है ये दूसरे के साथ जब कंबाइन करेगा तो H2O वहां से निकल जाएगा. ठीक है ना, अगले वाले से जब कंबाइन करेगा. नेक्स्ट है आपका नेचुरल रबर. नेचुरल रबर जो है, अब थोड़ा सा कुछ अलग टॉपिक्स है. नेचुरल रबर, तो नेचुरल रबर जो हमें नेचर से प्राप्त होता है वो आइसोप्रीन मोनोमर से बना होता है. ठीक है ना, आइसोप्रीन बेसिकली आपका 2-मिथाइल ब्यूटाडाइन है, इसको आइसोप्रीन भी बोलते हैं. आइसोप्रीन जो है, इसको जब पॉलीमराइज किया जाता है या इसका जब पॉलीमर बनता है तो इस तरह से नेचुरल रबर का फॉर्मेशन होता है. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रेडिकल 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 और रेडिकल, तो ये दोनों रेडिकल कंबाइन कर जाएंगे, ये दूसरे के साथ लिंक करेगा, ये दूसरे के साथ लिंक करेगा. तो इस तरह से आइसोप्रीन का जो पॉलीमर है इसको आप क्या बोलते हैं? नेचुरल रबर. तो इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए आइसोप्रीन ये मिलता कहाँ से है? लेटेक्स जो हमें प्लांट से मिलता है. तो रीड कर इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द रबर लेटेक्स which is a colloidal dispersion of rubber in water. ये जो लेटेक्स है, दिस लेटेक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ रबर ट्री. एक रबर ट्री होता है, उसका जो बार्क है, ठीक ना, उससे ये हमें मिलता है लेटेक्स. व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है
जो कि हमें मिलता है, रबर ट्री आपको इंडिया में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में और साउथ अमेरिका में मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे स्लाइड का, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, आपसे भी पूछ ले नेचुरल रबर का मोनोमर क्या है, तो बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए क्या है, आइसोप्रीन। अब इसका 3D में स्ट्रक्चर देखते हैं। 3D में अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें आइसोप्रीन का, ठीक है ना, नेचुरल रबर का, तो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से इसके मॉलिक्यूल्स का, इसके पॉलीमर का कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है और इसी कारण से नेचुरल रबर को जब आप स्ट्रेच करते हैं तो वो इजीली स्ट्रेच हो जाता है, क्योंकि जब आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो मॉलिक्यूल्स इजीली स्ट्रेच हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसमें एक स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी होती है कि इसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखें। द सिस पॉलीआइसोप्रीन molecule consists of various chains held together by a weak van der Waal interaction and has a coiled structure। NCERT में लाइन लिखा हुआ है कि इसका coiled structure है और यहाँ इन दोनों के बीच में, जैसे इस coil और इस coil के बीच में एक weak van der Waal force होता है, ठीक है ना। Thus it can be stretched like a spring and exhibit elastic property। इसी कारण से इसको एक स्प्रिंग की तरह स्ट्रेच कर सकते हैं। नेचुरल रबर के खास, नेचुरल रबर को हम लोग यूज क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसकी एक खराब चीज ये है, खराब प्रॉपर्टी ये है कि इसको अगर आप हाई टेम्परेचर पर गर्म कर दे तो ये ब्रिटल हो जाता है और लो टेम्परेचर पर इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हाई होती है। इसी कारण से नेचुरल रबर को हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। यहां पे एक पॉइंट साफ साफ लिखा हुआ है, नेचुरल रबर बिकम्स सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर एंड brittle at low temperature and shows high water absorption capacity। तो होता क्या है कि जैसे मान लो ट्रक है, तो ट्रक का जो टायर है उस टायर को क्या नेचुरल रबर से हम लोग बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि भाई टायर जब रोड पे चलेगा तो वो हीट होगा, गर्म होगा। और नेचुरल रबर की खराब बात यह है कि जब इसको हीट करते हैं तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है और जब ठंडा करते हैं इसको तो या ठंडी के समय पर ये ब्रिटल नेचर का हो जाता है, तो इसलिए इसको हम यूज नहीं कर पाते हैं। अच्छा, इसकी एक लास्ट प्रॉपर्टी है, इट इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड इज नॉन रेजिस्टेंट टू अटैक बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इस पे अटैक नहीं कर पाते हैं। तो रबर को हम लोग क्या करते हैं, वल्कनाइज करते हैं। वल्कनाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रबर को सल्फर के साथ हीट किया जाता है। अब रबर को जब आप सल्फर के साथ हीट करते हैं तो इस प्रोसेस को वल्कनाइजेशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस में होता क्या है कि यहां पर दो आइसोप्रीन के बीच में सल्फर के लिंकेजेस आ जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एलाइलिक कार्बन पे और जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं उनके बीच में सल्फर की लिंकेजेस आ जाती हैं और इस कारण से ये जो रबर होता है ये स्टिफ हो जाता है, मजबूत हो जाता है और इसका जो नेचर था ब्रिटलनेस वाला वो यहाँ पर हमें नहीं मिलता है। तो इसी कारण से जो टायर वगैरह जब बनाते हैं तो रबर को पहले वल्कनाइज किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। टू इम्प्रूव द फिजिकल प्रॉपर्टीज अ प्रोसेस वल्कनाइजेशन इज कैरिड आउट। दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ रॉ रबर विद सल्फर। सल्फर के साथ हीट करते हैं इसको। ऑन वल्कनाइजेशन सल्फर फॉर्म्स क्रॉस लिंक्स एट द रिएक्टिव साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड्स एंड डस द रबर गेट्स स्टिफेंड। और इस कारण से रबर जो है वो स्टिफन हो जाता है या स्टिफ हो जाता है। सिंथेटिक रबर की बात करें तो देखो सिंथेटिक रबर जो हम लैब में बनाते हैं ये दो प्रकार के हैं। पहला है नियोप्रीन, ठीक है ना। नियोप्रीन जो है, नियोप्रीन आपका पॉलीक्लोरोप्रीन है। तो इसमें जो इसका मोनोमेरिक पार्ट है ये है आपका 2-क्लोरोब्यूटाडाइन। 2-क्लोरोब्यूटाडाइन को जब पॉलीमराइज करते हैं तो ये नियोप्रीन बनता है। ये एक सिंथेटिक रबर होता है। इसके और भी काम है, कन्वेयर बेल्ट की तरह यूज कर सकते हैं, गैस्केट की तरह यूज कर सकते हैं, होसेस इन सब की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंथेटिक रबर की ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज एज शून एज द एक्सटर्नल स्ट्रेचिंग फोर्स इज रिलीज्ड। दूसरा जो एग्जांपल है वो है ब्यूनाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। ब्यूनाइन जो है ये कैसे बनाया जाता है, तो ब्यूनाइन के लिए हम लोग 1,3-ब्यूटाडाइन लेते हैं और 1,3-ब्यूटाडाइन को जब एक्राइलोनाइट्राइल के साथ हीट करते हैं तो यहां से इनका एक एडिशन पॉलीमर बनता है। इस एडिशन पॉलीमर को नाम क्या दिया गया है, ब्यूना एन, ठीक है ना। इस एडिशन पॉलीमर को हम लोग ब्यूना एन बोलते हैं। और ब्यूना एन जो है एक सिंथेटिक रबर होता है। ये पेट्रोल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से रेजिस्टेंट होता है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ ऑयल सील्स, टैंक लाइनिंग। तो ये यूज बेसिकली हमें याद रखने हैं ब्यूनाइन के। और नेक्स्ट और लास्ट है इसमें ब्यूना एस।
तो ब्यूना एस जो है ये भी बिल्कुल ब्यूनाइन की तरह ही बनता है। इसमें 1,3 ब्यूटाडाइन लेते हैं और साथ में आप लेते हैं स्टाइरिन। तो स्टाइरिन को जब इसके साथ आप हिट करते हैं तो यहाँ से ब्यूना एस बनता है, जो आपका ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन का एक कोपॉलीमर होता है, ठीक है ना। और ब्यूना एस जो है ये भी एक सिंथेटिक रबर है। इसको फुटवेयर, केबल इंसुलेशन या फिर आप फ्लोर टाइल्स की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कॉमन यूजेस हैं। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये सारी जो मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताई है, इस प्रॉपर्टीज के बेसिस पर नीट 2020 में ये क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। तो भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। इसमें से नेचुरल पॉलीमर कौन सा है? तो पॉलीब्यूटाडाइन, ठीक है ना। पॉलीब्यूटाडाइन नेचुरल पॉलीमर नहीं है। आपको भी मैंने बताया आइसोप्रीन जो है, ठीक है ना, 1,4 पॉली आइसोप्रीन, ये आपका नेचुरल पॉलीमर है। जो ब्यूटाडाइन है आपका ब्यूना एस या फिर ब्यूना एन, ये सिंथेटिक पॉलीमर है। पॉलीब्यूटाडाइंस जो होमोपॉलीमर होते हैं ब्यूटाडाइन के, ये सब भी आपके सिंथेटिक रबर होते हैं। नेचुरल रबर सिर्फ और सिर्फ कौन सा है आपका? 1,4 पॉली आइसोप्रीन। तो ये 2020 का क्वेश्चन है नीट में। काफी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था इस बार रबर के ऊपर, नेचुरल रबर के ऊपर। तो इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हालांकि ज्यादा क्वेश्चन अब बचा नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे अब बात करेंगे इसमें, जिसमें हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की भी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।